हेलो बच्चों। आज मैं भोर का तारा एकांकी का सारांश लाई हूँ, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ प्रसिद्ध एकांकी है। इसका वातावरण जो है सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। यह 455 ईस्वी के आसपास उज्जैनी के गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस एकांकी की कथा वास्तु जो है बहुत ही मनोहर है, सुंदर है। पूरी एकांकी की कथा वस्तु जो है 2 भागों में बटी हुई है। पहला जो भाग है उसमें शेखर उज्जैनी का एक प्रतिभाशाली कवि के रूप में दिखाया गया है और गुप्त साम्राज्य के एक वरिष्ठ कर्मचारी माधव का मित्र है। वह अपने घर में शेखर जो है कविता लिखने में तल्लीन है, व्यस्त है। उसी समय जो है माधव का प्रवेश होता है शेखर के घर में। शेखर उसको देखता नहीं है। माधव को कविता लिखने में व्यस्तता या तल्लीनता देखकर शेखर जो है उस पर ध्यान नहीं देता है। तब माधव के पुकारने पर वह उसे देखता है और शेखर अपनी कविता माधव को सुनाता है। माधव कहता है कि कल राजभवन में एक उत्सव था जिसमें एक युवती ने बहुत ही सुंदर गीत गाया था। सम्राट उस गीत पर रिझ गए थे, खुश हो गए थे और सम्राट ने कवि का नाम पूछा तो युवती ने बताया यह शेखर की कविता है। और वह युवती कौन थी? छाया थी। छाया जो है स्कंदगुप्त के मंत्री देवदत्त की बहन और अच्छी नर्तकी थी और शेखर की प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। शेखर जो है छाया से बहुत ही प्रेम करता है। माधव शेखर को सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा छाया की सिफारिश पर बोलने पर राजकवि बनाए जाने की सूचना देता है। स्कंदगुप्त के मंत्री देवदत्त की बहन होने के कारण शेखर को अपने और छाया के विवाह की कोई उम्मीद नहीं थी। माधव सूचना देता है कि तक्षशिला से छत्र वीरभद्र के विद्रोह की गुप्त सूचना मिलने पर सम्राट ने छाया के भाई देवदत्त को तक्षशिला जाने का आदेश दिया है और उसके आने से पहले तुम्हारा छाया से विवाह हो जाएगा। शेखर यह समाचार सुनकर भाव विभोर हो जाता है। देवदत्त विद्रोह को दबाने के लिए माधव के साथ तक्षशिला जाने से पहले छाया और शेखर का विवाह करवा देता है। छाया और शेखर का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन जो है देवदत्त के ही महल में खुशियों से गुजरने लगता है। ये हो गया भाग 1। भाग 2 में क्या है? यहाँ पर जो है अपने नए घर में छाया जो है शेखर द्वारा लिखा हुआ जो गीत है उसको गा रही है, गुनगुना रही है और घर के छोटे मोटे काम को निपटा रही, काम कर रही है। शेखर अपने काम से लौटकर दरवाजे पर खड़ा चुपचाप छाया को गुनगुनाता हुआ देख रहा था। हाँ, छाया को मालूम नहीं है लेकिन छाया वहाँ पर गीत गा रही है और शेखर बाहर से ही ध्यान लगाकर सुन रहा है। बड़े स्नेह से छाया को पुकारता है किंतु अपनी धुन में जो है गुनगुनाने और काम में व्यस्त होने के कारण छाया सुन नहीं पाती है। शेखर उसे फिर बुलाता है, पुकारता है और उसे चौंक कर देखती है। शेखर अपना दुशाला जो है और ग्रंथ रख कर छाया को एक कहानी सुनाता है। छाया पहचान जाती है कि शेखर छाया को कहानी के बहाने अपने और उसके प्रेम की बातें बता रहा है। शेखर उसे कहता है कि छाया ही उसकी कविता है, अगर तुम नहीं हो तो कविता नहीं है। जब तक वह है तब तक उसकी कविता जीवित है, जिंदा है। उसकी बातें सुनकर छाया जो है भाव विभोर हो जाती है, भावुक हो जाती है। वह शेखर से कहती है कि वह जीवित रहे या न रहे पर उसकी कविता सदा जीवित है। शेखर जो है छाया को अपने और उसके प्रेम पर आधारित रचना भोर का तारा दिखाता है। उस कृति को देखकर, उस रचना को देखकर छाया जो है आश्चर्यचकित हो जाती है। छाया शेखर की कृति को उन दोनों के प्रेम की कृति
बताती है। शेखर छाया से कहता है कि वह अपनी इस कृति को सम्राट स्कंदगुप्त को भेंट करेगा और प्रतिदिन इसमें से एक गीत सम्राट को सुनाया करेगा। इस महाकाव्य के द्वारा शेखर कवि कुल शिरोमणि होने के सपने भी देखता है। वह अपने भविष्य की कामना करता हुआ छाया से कहता है कि बहुत सालों बाद लोग जो है कवि कुल शिरोमणि शेखर द्वारा रचित भोर का तारा रचना को पढ़कर भाव विभोर हो जाएंगे, खो जाएंगे। वे दोनों उस क्षण को याद करके खुश होने लगते हैं जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। छाया शेखर से अपनी कृति भोर का तारा को संभाल कर रखने की प्रार्थना करती है। शेखर उसे विश्वास दिलाता है कि वह अपनी कृति को संभाल कर रखेगा। दोनों अपने सुखी जीवन पर विचार करके प्रसन्नतापूर्वक हंसते हैं, खुश होते हैं, दोनों ही हंसते हैं। तभी बाहर से आती शोर और घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर शेखर दरवाज़ा खोलता है। पसीने से लथपथ और शस्त्रों से सुसज्जित माधव शेखर के घर में प्रवेश करता है। माधव जो है बहुत ही चिंतित और भयभीत है, डरा हुआ है। उसे ऐसी स्थिति में देखकर शेखर और छाया दोनों ने ही उस स्थिति को भांप लिया था जो कि विपरीत थी। मतलब राज्य की हालत खराब थी। उनको शंका होने लगता है कि कुछ बुरा हुआ है और दोनों कांपने लगते हैं, छाया और शेखर। माधव भयभीत आंखों से कभी उन दोनों को तो कभी उनके घर को देखता है कि कितने प्यार से, कितनी मुश्किलों के बाद इनका घर बसा है। आज फिर क्या पता कौन सा ग्रहण लग गया है जो आज हमें इस रूप में यहाँ पर मिलना पड़ रहा है। वो बताना नहीं चाह रहा है, माधव जो बताना नहीं चाह रहा है, फिर लेकिन देश का सवाल है। भय के कारण बोल पाने में असमर्थ होने पर वह अपनी पूरी शक्ति एकत्र करके शेखर और छाया से कहता है कि वह उन दोनों से क्या मांगने आया है, भीख मांगने आया है। माधव की यह बात सुनकर वे दोनों आशंकित आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने माधव से पूरी बात बताने को कहा। माधव ने बताया कि गुप्त साम्राज्य बहुत ही संकट में है। हुणों का जो सरदार तोड़मार ने है भारत पर आक्रमण कर दिया है और अम्भी के राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब जो है उसकी सेना तक्षशिला को नष्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है। माधव के मुंह से तक्षशिला के नष्ट होने की बात सुनकर छाया जो है भयभीत हो जाती है, डर जाती है। माधव अपनी बात जारी रखता है, कहते रहता है। माधव बोलता है कि पूरा पंचनद तोड़मार के भय से कांप रहा है, डर रहा है। गांव जलाए जा रहे हैं, लोगों पर अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। वह उस संकट काल में शेखर से मदद करने के लिए कहता है। वह कहते हैं ऐसे समय में केवल शेखर ही है जो लोगों को जगा सकता है, बचा सकता है। युगों में देशभक्ति की अगर भावना कोई भर सकता है तो सिर्फ शेखर भर सकता है। उनमें अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए जो जोश भर सकता है, शेखर वो तुम हो। शेखर सिर पर हाथ रखकर माधव की बातों को सुन रहा है। माधव जो है शेखर से कहता है कि वह अपनी कविता के माध्यम से जन जन में, लोगों में ऐसा उत्साह भरे कि लोग अपने हाथों में शस्त्र लेने को मजबूर हो जाएं और देश की रक्षा के लिए तत्पर हो जाएं। हे कविराज, देश तुमसे यह वरदान मांगता है। छाया को माधव उसके भाई देवदत्त के अंतिम शब्द सुनाता है। देवदत्त की मृत्यु का समाचार सुनकर छाया और शेखर दोनों जो है शोक में डूब जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ से सही नहीं रह गया है। माधव उन दोनों को बताता है कि देवदत्त ने हुणों के विरुद्ध युद्ध में अपने सैनिकों को बचाते हुए वीर गति प्राप्त की है।
उन्होंने ही मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को सचेत रहने की चेतावनी देने के लिए भेजा है। अचानक माधव की जो नज़र है शेखर पर जाती है। शेखर अपने और छाया के प्रेम के प्रतीक अपनी रचना भोर का तारा को फाड़कर जलती अंगीठी में डाल रहा था। फाड़ फाड़ कर उसको अंगीठी में डाल रहा था कि मतलब इसका तो कोई अब मतलब नहीं है। उसे ऐसा करते देखकर छाया दुखी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। शेखर अपनी जलती हुई कृति और छाया की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बाहर चला जाता है। माधव भी जो है उसके पीछे पीछे चलता है। छाया माधव से कहती है कि उसने उसकी प्रभात अर्थात सुख और उसके प्रेम का प्रतीक नष्ट कर दिया। उसकी यह बातें सुनकर माधव जो है रुक जाता है और खिड़की खोलकर छाया को वहां से आते हुए शेखर की ओज भरी आवाज सुनाता है कि देखो, असल में जो भोर का तारा अभी हुआ है वो क्या था? सूर्य की एक जो किरण होती है उसे वो होता है भोर का तारा। ये ऐसा भोर का तारा है कि ये पूरा तुम्हारा जो साम्राज्य रोशन कर देगा और तुमको इस पर गर्व होना चाहिए। वह खिड़की को बंद करके छाया से कहता है कि उसने उसका प्रभाव नष्ट नहीं किया है, क्योंकि वह तो अब होगा। शेखर जो अब तक भोर का तारा था वह प्रभात का सूरज बनेगा। प्रभात का सूरज बनेगा। सूरज मतलब तारा तो एक सीमित, उसका एक सीमित होता है रोशनी देने का ना, सीमित स्थान होता है। सभी जगह तारा रोशनी नहीं दे सकता एक तारा। लेकिन सूरज क्या है? वह पूरे विश्व को प्रकाशमान करता है। उसी तरह जो शेखर है वह पूरे राज्य को, पूरे साम्राज्य को प्रकाशित करेगा अपनी ओज भरी आवाज़ों से। सो मैंने नष्ट नहीं किया है छाया तुम्हारा प्रभाव। इसी के साथ एकांकी जो है समाप्त हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह, कोई भी भ्रम नहीं है कि भोर का तारा श्री जगदीश चंद्र माथुर का एक भावना प्रधान राष्ट्रीय एकांकी है। इसमें राष्ट्रीयता की स्वर गूंजती है। शांति के समय प्रेम और श्रृंगार के गीत गाने वाला कभी राष्ट्रीय संकट के क्षणों में भैरव राग गाने लगता है। वह स्वदेश रक्षा के लिए प्रेम और राजकवि के पद का त्याग करता है। सच भी है, कवि या कलाकार को स्वयं को अपने जीवन में नहीं खो जाना चाहिए। अपने व्यक्तिगत भावनाओं तक ही सीमित नहीं हो जाना चाहिए। एक साहित्यकार का, एक सच्चे साहित्यकार का यही धर्म है कि सबसे पहले वो अपने देश से प्रेम करे। जब भी देश पर कोई मुसीबत, कोई भी आपत्ति आए, अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग दे और देश के साथ हो जाए, जो कि शेखर यहाँ पर उसका प्रतीक है। इस एकांकी को लिखने का मात्र एक उद्देश्य है कि देश पहला है, नेशन इज फर्स्ट। देश से बड़ा कुछ नहीं। अभी तो अपने युग के बाह्य जीवन तथा सामाजिक परिवेश को देख समझकर युगीन समस्याओं का मुकाबला करना चाहिए। जब जैसी परिस्थिति आए हमें बिल्कुल तटस्थ होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। शेखर इसी विचारधारा को करने में परिवर्तित करता है। वह सिर्फ लिखता ही नहीं है बल्कि वह करता भी है। देश की रक्षा के लिए हजारों लाखों युवाओं को संगठित करना शेखर का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। यही सत्य इस एकांकी में अत्यंत नाटकीय सुकुमारता से उठा और ऐतिहासिक भावभूमि की चारुता के साथ प्रस्तुत किया गया है। एकांकी का जो कथानक जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है, आधारित है। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से आलोचना एकांकी को प्रभावी और सफल माना जा सकता है। पात्रों की जो संख्या है बहुत ही कम है, इसलिए यह मंचन के भी योग्य है। पात्रों का जो चित्रण है मनोवैज्ञानिक धरातल पर व्यक्त हुआ है। कथोपकथन बहुत ही सरल है, सजीव एवं प्रवाहमय है। अभिनय के माने से यह एकांकी जो है
बहुत ही सफल रही है, सुंदर सफल रही है। मंचन की दृष्टि से बहुत ही सुंदर एकांकी है। इसके जो संवाद हैं, बोल है, काव्यात्मक और कथा वस्तु जो है प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। शेखर, छाया और माधव केवल तीन ही चरित्र हैं जो कि एकांकी रचना का मेन केंद्र बिंदु माने गए हैं। शेखर जो है इस एकांकी का प्राण है। शेखर का जो चरित्र है इस एकांकी का प्राण है। एकांकी में जो है भावना पर कर्तव्य की विजय दिखाने में एकांकीकार ने जिस भावप्रणव भाषा का प्रयोग किया है, उसमें एकांकी में प्रभावशाली वातावरण की जो है सृष्टि हुई है। सृजनात्मक और विचारात्मक भाषा प्रयोग के कारण जो है एकांकी का साहित्यिक मूल्य और ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया है। शिल्प की दृष्टि से यह सफल एकांकी है। इसमें रंगमंचता का पूर्ण निर्वाह किया गया है। निसंदेह यह एक श्रेष्ठ एकांकी है और अपने उद्देश्य में सफल होती है। जैसा समय आता है वैसा इस एकांकी में इस नायक नायिका के द्वारा निभाया गया देश प्रेम कितना बड़ा त्याग दे सिखाने की जो हमारे अंदर भावना देता है, कितनी कितना सुंदर प्रेरणा देता है कि जब देश का मामला हो तो कहीं भी इफ लेकिन बट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सीधे अपने देश के साथ हो जाना चाहिए, जैसा कि शेखर हो गया। और असल में भोर का तारा न होकर वह प्रभात का सूरज हुआ। प्रभात का सूरज जो है कहने का मतलब है वह पूरे साम्राज्य को, जिस तरह सूरज जो है पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही शेखर जो है पूरे राज्य को, पूरे साम्राज्य को प्रकाशित करेगा। यही इस एकांकी का सारांश था। और ये एकांकी जो है छोटा होने के कारण, पात्रों की संख्या कम होने के कारण रंगमंच की दृष्टि से बहुत ही प्रबल है, योग्य है। और आशा है बच्चों आप लोगों को ये एकांकी समझ में आई होगी अच्छी तरह से। अगर थोड़ी बहुत नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं इसका समाधान करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।